कि कांग्रेस के रजीम में, यूपीए की सरकार में पनडुब्बी में भी भ्रष्टाचार, हेलीकॉप्टर में भी भ्रष्टाचार, हवाई जहाज में भी भ्रष्टाचार, बुलेट प्रूफ जैकेट में भी भ्रष्टाचार। लेकिन आज भारत दुनिया में डिफेंस के एक्सपोर्ट में 364% आगे बढ़ गया है। अब हम देने वाले भारत हो गए, ये भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, इसलिए आपसे मैं कोविड की चर्चा जरूर करूंगा। आपके सामने टेलीविजन पर आजकल चाइना की तस्वीरें आ रही और मैं यहां भी देख रहा हूं, आप सब लोग बैठे हैं, बड़े नजदीक नजदीक बैठे, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। ये भारत की तस्वीर ये संभव हुई है तो मोदी जी ने 220 करोड़ टीकाकरण, डबल डोज, साथ में बूस्टर लगाकर सुरक्षा कवच मुफ्त में पहनाया है। ये भी हमको ध्यान रखना है। आज अमेरिका में टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है, आज यूरोप में टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है। हमसे समृद्ध देश होने के बावजूद भी कोरोना का संकट उनके ऊपर गहराया रहता है, लेकिन भारत आज 220 करोड़ टीकाकरण करके और वह बूस्टर डोज लगा करके वो सक्षम तरीके से खड़ा है। ये फर्क है और आपको जानकर खुशी होगी। मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को नेशनल प्रोग्राम बनने में 25 साल लगे। इस देश में टेटनस की दवा को राष्ट्रीय प्रोग्राम बनने में 28 साल लगे। इस देश में चेचक की दवा को आने में 30 साल लगे। इस देश में, अपने देश में जापानी बुखार की दवा को आने में 100 साल लगे। 1906 में दवा जापान में बन गई थी और 2006 में भारत में आई। इस देश में पोलियो की दवा को प्रोग्राम बनने में 28 साल लग गए। लेकिन कोरोना 2020 की जनवरी में आया था, मोदी जी ने टास्क फोर्स 20 अप्रैल को बैठाया था और 9 महीने के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक नहीं 2-2 टीके बना करके दिए। ये भी हमको ध्यान रखना है। और मित्रों, हम लोगों ने वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को मुफ्त में, अब 100 देशों को टीका पहुंचाया है, जिसमें से 48 देशों को मुफ्त पहुंचाया है। यानी भारत अब लेने वाला नहीं है, भारत अब देने वाला हो गया है, दुनिया को देने वाला हो गया है। ये भी हमको समझना चाहिए। और इसलिए जब मैं कोरोना की बात करता हूं तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस तरीके से विकास करें। मित्रों, यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे देश का कोई भी राज्य हो, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारे आदिवासी भाई, हमारे युवा साथी, हमारे किसान भाई, हमारी महिलाएं, सबके लिए काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने किया है और नीतियों ने किया है। और कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, उज्ज्वला, उजाला, सौभाग्य, स्वच्छता अभियान, शौचालय, ये सारी चीजों ने महिलाओं को मुख्य धारा में लाकर के खड़ा किया है। महिला शक्ति, प्रधानमंत्री आवास योजना, आज मैं जाने वाला हूं एक बॉर्डर के स्थान पर, उस गांव का नाम मैं भूल गया, लौंकामुरा, उस गांव में मैं जाने वाला हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के घर में बैठ करके वहां जलपान करूंगा, उनसे मिलूंगा, उनको जानने की कोशिश करूंगा। कभी सोचा था कि बॉर्डर के जिले में यह होगा? कभी सोचा था कि उनकी तस्वीर बदलेगी? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 1993 में एमएलए बन गया था। 1993 में मेरा बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे पास आया करता था और कहता था, नड्डा जी आपको खुशखबरी देनी है। मैं बोलता था, क्या है खुशखबरी? बोला, 2 पंचायतों में आपको एक इंदिरा आवास योजना का घर मिला है, बताइए इसको मैं किसको दूं? तो मैं कहता था, यार मेरे यहाँ 1 अनार 100 बीमार, तू ही रख ले इसको, जिसको देना तू दे दे, हमको नहीं। आज मोदी जी के नेतृत्व में 3 करोड़ 7 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बन करके तैयार। मैं जब पहली बार एमएलए बना था तो मेरे यहाँ 95% गांव बगैर
सड़क के थे 95। और जब मैं बोलता था तो मेरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलता था, सर आपको 50 लाख रुपए आए हैं, 100 सड़कें हैं आपकी, कहां कहां डालूं? मैंने कहा जहां मर्जी वहां डाल दे, बढ़ना कुछ नहीं है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। नीतियों का अंतर देखो, नीतियों का अंतर देखो। अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आई, एक एक सड़क पर 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ पैसे आए और 5 साल के अंदर 85% मेरी कंस्टिट्यूंसी का सारी सड़कें ऑल वेदर रोड से बनकर के तैयार हो गए। ये नेतृत्व होता है। ये 10 साल यूपीए की सरकार आई, फिर काम ठप, फिर काम ठप, वही का वही कमीशन, वही टोलाबाजी, वही समस्या, ये सब खड़ी। फिर से 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई। आज लाखों गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ा जा रहा है और मुझे खुशी है कि त्रिपुरा में भी 4700 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में गांवों को जोड़ा जा रहा है। यह परिवर्तन आया। उसी तरीके से स्कॉलरशिप हमारी डबल हो गई। एमएसपी के प्रोडक्ट्स यहाँ त्रिपुरा में जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट सिर्फ ट्राइबल भाइयों के लिए 8 से 10% होता था, आज 90 प्रोडक्ट्स हैं जिस पर एमएसपी त्रिपुरा की सरकार हमारे आदिवासी भाइयों को दे रही है। और उसी तरीके से वनधन केंद्र में 50,000 हमारे ट्राइबल एरिया के वनधन केंद्र हैं जिन्होंने 9 लाख ट्राइबल्स को एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया है, रोजगार देने का काम किया है। जनजाति गौरव दिवस के तहत ट्राइबल्स के लिए 15 नवंबर को तारीख तय की गई है और वो गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हमारे आदिवासी भाई ने काम किया, उनके लिए म्यूजियम बनाने का काम किया जा रहा है। इसलिए मित्रों, अगर मैं गांव की बात करूं, गरीब की बात करूं, आज भारत में अति गरीबी आईएमएफ के अनुसार 1% से भी कम हो गई है, 1% से भी कम हो गई है। मालूम है क्यों? क्योंकि मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ये देने का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में देने का काम किया है। इसलिए हमारी गरीबी नीचे आ गई। अगर मैं स्वच्छता अभियान की बात करूं, 11 करोड़ 80 लाख लोगों के स्वच्छता अभियान में इज्जत घर बना है। आप लोग तो शहर में रहते हैं, मैं तो गांव से आया हूं। मेरे को मालूम है कि एक समय में गांव में हमारी बहनें सूर्योदय से पहले अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए जाती थी और सूर्यास्त का इंतजार करती थी ताकि वो अपना दैनिक नित्यक्रम जा सके, और झुंड के झुंड एक साथ महिलाएं जाती थी। आज 11 करोड़ 80 लाख बहनों को इज्जत देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ये भी हमको उसी तरीके से 11 करोड़ 78 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर चौथे महीने में 2-2 हजार। और एक समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी बोलते थे मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे पता नहीं किस हाथ में रह जाते हैं। और आज मोदी जी एक बटन दबाते हैं, एक बटन को क्लिक करते हैं, 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ 74 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच जाता है। यह हो जाता है इसका। इसलिए विकास की दृष्टि से देखा जाए और भारत की बदलती तस्वीर को देखा जाए तो हमारे सामने ये सारी चीजें आती हैं। मैं यहां ये भी कहूंगा, हीरा हमारी योजना है, इसलिए मानी की मुलाकात हीरा से हो। हीरा क्या है? हीरा है एच फॉर हाईवेज, आई फॉर इंटरनेट, आर फॉर रेलवेज एंड ए फॉर एयरवेज। ये हमारी कनेक्टिविटी का रास्ता है, ये हमारे विकास का रास्ता है। और इसीलिए हम विकास की दृष्टि से आज बताइए अगरतला रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा? उस पर काम चला है कि नहीं चला? आप बताइए हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग बन रही है कि नहीं बन रही? आप बताइए नेशनल हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? एक समय में आपके पास एक नेशनल हाईवे था, आज आपके पास 7 नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है। 7 नेशनल हाईवे। आप बताइए अब राजधानी एक्सप्रेस सीधे यहां से गुवाहाटी होते हुए दिल्ली जाती है। आप बताइए जनशताब्दी चली कि नहीं चली? आप बताइए रेल कनेक्टिविटी बनी कि नहीं बनी? आप बताइए कि हर दृष्टि से विकास का काम
आप बताइए, लंबे समय से ब्रू रियांग का मामला लटका हुआ था कि नहीं लटका हुआ? आप बताइए, हमारे सभी भाइयों को पीसफुली सेटल किया गया कि नहीं किया गया? ब्रू रियांग का समझौता हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए विकास की नई कहानी आज त्रिपुरा लिख रहा है, हर दृष्टि से उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मैं यहां यह भी कहूंगा, देखो अभी कुछ देर का यहां अंधेरा हो गया है। अगर अंधेरे को ध्यान में रखकर उजाले का महत्व तो नहीं समझोगे तो राजनीति में हमेशा नुकसान में रहोगे। आपको अगर बीजेपी को याद करना है तो बीजेपी के साथ साथ सीपीएम की सरकार की भी दिन भी याद रखो। वो याद रखो, सीपीएम की सरकार मतलब बलात्कार, सीपीएम की सरकार मतलब बंद, सीपीएम की सरकार मतलब हड़ताल, सीपीएम की सरकार मतलब नारेबाजी, सीपीएम की सरकार यानी एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉय से लेवी लेना, सीपीएम की सरकार मतलब महीना चंदा इकट्ठा करना, सीपीएम की सरकार इसका मतलब राजनीतिक दृष्टि से लोगों को समाप्त करना, सीपीएम की सरकार इसका मतलब घर में घुसकर अपने विरोधियों की जीवन लीला समाप्त करना। यह होते हैं सीपीएम की सरकार। और बीजेपी की सरकार मतलब हाईवे, बीजेपी की सरकार मतलब इंटरनेट, बीजेपी की सरकार मतलब रेलवे, बीजेपी की सरकार मतलब एयरवे, बीजेपी की सरकार यानी हॉस्पिटल, बीजेपी की सरकार मतलब भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त सरकार। यह हमको समझना होगा। मित्रों, मैं आपसे यह बताना चाहता हूं, कम्युनिस्टों के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दुर्दशा क्या थी? आप बताइए, आगजनी होती थी कि नहीं होती थी? सीपीएम के कार्यकर्ता आगजनी करते थे कि नहीं करते थे? करते थे कि नहीं करते थे? अपने विरोधियों की जान लेते थे कि नहीं लेते थे? मैं खुशी के साथ और दावे के साथ ये कह सकता हूं, जब से विप्लव देव और बाद में मानिक से साथ ही सरकार आई है, एक भी पॉलिटिकल मर्डर त्रिपुरा की धरती पर नहीं हुआ है। ये मैं कह सकता हूं, एक भी पॉलिटिकल। आपको इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जाना पड़ता था, आज आपका इलाज प्रदेश में है। अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के जमाने में टी गार्डन्स के लोगों की हालत खराब थी। आज टी गार्डन्स के दृष्टि से देखा जाए तो मानिक साहब की सरकार ने दुगनी उनकी चिंता की है और उनकी आमदनी को भी दुगना करने का काम किया है। आपको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि एक नेशनल हाईवे से हम 7 नेशनल हाईवे से पहुंच गए। आज वर्क कल्चर वापस आ गया है और वर्क कल्चर के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। कम्युनिस्टों के दौरान रेगा, जिसको जो मनरेगा होती थी, उस मनरेगा में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था। सारे लोग अफसर से लेकर के कर्मचारी से लेकर साधारण व्यक्ति भ्रष्टाचार में ही होता था। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, हमारा डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गया है। अब मनरेगा का पैसा सीधा उस किसान के खाते में जाता है, उस गरीब व्यक्ति के खाते में जाता है और बीच में से बिचौलिया गायब हो गया है। इसलिए अगर मैं विकास की कहानी कहूं और पीडीएस की बात करूं तो कम्युनिस्टों के जमाने में सिर्फ चावल मिलता था, आटा मिलता था, केरोसिन ऑयल मिलता था और नमक मिलता था। आज मानिक साहब की सरकार में और पहले विप्लव देव की सरकार में पीडीएस में आपको चीनी भी मिलता है, मसूर दाल भी मिलती है, चाय भी मिलती है, सोयाबीन भी मिलता है, चावल भी मिलता है, आटा भी मिलता है, केरोसिन भी मिलता है, नमक भी मिलता है और आने वाले समय में सरसों का तेल भी मिलेगा और मसाले भी मिलेंगे। ये आपको याद रखना है। ये बदलता त्रिपुरा, ये बदलता आने देना है क्या? आने देना है क्या? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, ऐसे लोगों को सरकार में आने देना है क्या? मित्रों, इसलिए मैं आपको अपील करने आया हूं कि अगर उजाले का मजा लेना है तो अंधेरे को पहचान के रखो, और अगर उजाले का मजा लेना है तो याद रखो कि भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर के आओ और अंधेरे को वहीं बैठाए रखो, इसकी चिंता करो। और इसीलिए मैं अंत में आपको एक ही निवेदन करने आया हूं, कम्युनिस्ट और कांग्रेसियों को आराम दो और यहां बैठे लोगों को काम दो। इनसे काम करो और उनको आराम
और आपको वैसे भी आप बेरोजगार हो गए, मन भी आपका ठीक नहीं लगता होगा, दवाई की जरूरत तो पड़ती होगी। मैं तो दवा भी देता हूं आपको और दुआ भी देता हूं। आप रहिए जहां है वहां खुश रहिए, आप आराम कीजिए और ये काम करें। क्यों? इसलिए नहीं कि इन्होंने कुर्सी पर बैठना है, इसलिए कि इन्होंने कुर्सी के माध्यम से त्रिपुरा की जनता की तस्वीर और तकदीर बदलनी है, सेवा के भाव से काम करना है। बताइए आप साथ देंगे ना? साथ देंगे ना? साथ देंगे ना? साथ देंगे ना? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।